हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, कल हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या होते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों 4 नियम पढ़े थे। पहला पढ़ा था कि कोई गोली दर्पण है, उसमें यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो अपवर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। बच्चों, हम लोगों ने दूसरा नियम देखा था कि गोली दर्पण में अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और बच्चों, हम लोगों ने तीसरा नियम जो देखा था वो था हमारा कि वक्रता केंद्र होता था जो दर्पण का, अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण होकर आती है तो वापस दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो हम आज इसके आगे देखने वाले हैं, 6 स्थितियां पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु को जब अलग अलग स्थितियों पर रखेंगे तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो हम अब इस पर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्थिति नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अवतल दर्पण का केस है, तो हम लोगों ने अवतल दर्पण बना लिया है। वस्तु को अनंत पर रखना था तो हमने वस्तु को अनंत पर रख दिया है। अब हम देखेंगे कि इससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों को क्या करना है, इससे प्रतिबिंब बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा काम है हमारा, एक किरण हम चलाएंगे, इससे क्या वस्तु से जो किरण चले वो फोकस से होकर जाए। ठीक है बच्चों, फोकस से होकर गई, फोकस से होकर जो किरण जाती है वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है बच्चों। तो हमने कर दिया किरण को मुख्य अक्ष के समांतर। अब दूसरी किरण हम लोगों को चलानी है, वो किरण इसके समांतर, क्योंकि अनंत से जो किरणें आती हैं वो लगभग एक दूसरे के कैसे होती हैं, समांतर। तो ये आई। अभी जब समांतर आई, ये कहाँ से आई है बच्चों, वक्रता केंद्र से होकर, और जो किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है वो अपने उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। हमने नियम पढ़ा था दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियमों में। तो यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा इस वस्तु का प्रतिबिंब। वस्तु ए बी थी तो इसको हम मान लेते हैं ए डैश और बी डैश। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या नियम लगाए, पहला नियम लगाया हम लोगों ने कि वस्तु से जो प्रकाश की किरण चली वो फोकस से होकर आई थी, इसलिए वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी परावर्तन के बाद। और जो दूसरी किरण आई थी वो वक्रता केंद्र से होकर आई थी, इसलिए वो परावर्तन के बाद अपने उसी मार्ग से वापस लौट गई। ये दोनों किरणें जहाँ पर काटती हैं वहाँ पर हमारा होता है फोकस, और वहीं पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक है, ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। ये दोनों नियम हम लिख देंगे जो जो हमने लगाए हैं। इसके बाद इसमें हमें ये 4 बातें महत्वपूर्ण हैं जो बतानी होती हैं इस किरण आरेख को देखकर। तो इस किरण आरेख से पहली बात हमें बतानी है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहाँ पर बना, तो प्रतिबिंब आप देख के बता सकते हैं कि प्रतिबिंब बना है फोकस पर। तो पहली पॉइंट हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, फोकस, कोष्टक में आप लिख सकते हो F पर। बच्चों, दूसरा पॉइंट है प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार क्या है, आकार से मतलब छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। तो वस्तु अनंत पर थी तो बहुत बड़ी लेनी पड़ी होगी, तो आकार उसके सापेक्ष क्या है, वस्तु के सापेक्ष बहुत छोटा है। तो आकार हो जाएगा प्रतिबिंब का बहुत छोटा। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब बच्चों ये जहाँ पर किरणें काटती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब होता है। अगर ये किरणें वास्तव में काटें तो वास्तविक होता है, अगर काटे नहीं, काटती हुई प्रतीत हो तो प्रतिबिंब होता है आभासी। अभी हम आभासी प्रतिबिंब बाद में देखेंगे, अभी वास्तविक की बात करते हैं। तो वास्तविक का मतलब है ये परावर्तन के बाद ये दोनों किरणें वास्तव में काट रही हैं, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं उल्टा।
अब उल्टा क्यों? यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर बनता तो सीधा होता है और मुख्य अक्ष से नीचे बनता है तो उल्टा। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति हो गई वास्तविक एवं उल्टा। दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति क्या है बच्चों? दर्पण के सापेक्ष यानी दर्पण के दो सापेक्ष की स्थिति, मतलब या तो दर्पण के सामने होगी वस्तु प्रतिबिंब या दर्पण के पीछे होगा। तो यहाँ पर हमारा जो प्रतिबिंब है वो क्या है? दर्पण के सामने, तो हो जाएगा दर्पण के सामने। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने स्थिति नंबर 2 लिख दी है। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, हम लोग अपना दर्पण बनाएंगे जैसे हमेशा बनाते हैं, सीधी से बात है। उसका क्या बनाएंगे? मुख्य अक्ष, इस पर हमारा होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव, और इन दोनों के बीच में होता है हमारा फोकस। इसको थोड़ा इधर लिख लेते ताकि प्रतिबिंब बनाने में दिक्कत ना हो। अब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रखना है। मान लीजिए हमने वस्तु को यहाँ पर रख दी, ये है हमारी वस्तु। हम नियम लगाएंगे प्रतिबिंब बनाने के। हम वस्तु को क्या करेंगे? वस्तु जो हमने मानी है ए बी, यहाँ से प्रकाश की एक किरण चलाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से होकर। हम एक किरण और चलाते हैं इससे, कहाँ से? वस्तु से चल के ऐसी किरण जो मुख्य फोकस से होकर जाए, और जो किरण फोकस से होकर जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आई, समांतर हो गई। अब ये दोनों परावर्तित किरणें, एक ये थी परावर्तित और एक ये थी, ये जहाँ पर भी काटेंगे एक दूसरे को वहाँ पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, तो उसको बना देंगे मुख्य अक्ष से मिलाते हुए। अगर ये वस्तु ए बी थी तो जहाँ पर काटा वहाँ पर ए डैश और ये होगा बी डैश, तो ये हो जाएगा हमारा वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो हमने यहाँ पर नियम लगाए, वस्तु से हमने 2 किरणें चलानी होती हैं, तो हमने एक किरण चलाई मुख्य अक्ष के समांतर जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी हमने चलाई जो मुख्य फोकस से होकर जा रही है, तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं, अतः ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होगा। ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात आती है, वही 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हमने इसलिए साफ भी नहीं किया था ताकि आप इसको दोबारा, वही बिंदु हैं, सेम बात लिखनी है। प्रतिबिंब की स्थिति, अब प्रतिबिंब कहाँ पर बना? तो आप देख पा रहे हैं सी और एफ यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। दूसरी बात है बच्चों, प्रतिबिंब का आकार कैसा है? अभी आप देख पा रहे हैं वस्तु से छोटा है, तो लिख देंगे वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है बच्चों? तो प्रतिबिंब अभी भी वास्तव में किरणें मिल रही है, वास्तविक है, उल्टा है, तो वास्तविक एवं उल्टा। नंबर 4 है दर्पण के सामने या पीछे क्या होगी? सापेक्ष स्थिति बतानी है, तो अभी भी दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। तो बच्चों ये हो गए हमारे क्या? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तो प्रतिबिंब क्या बनता है, उसकी स्थिति क्या होगी, आकार क्या होगा, प्रकृति और दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है बच्चों, किरण आरेख समझना है आपको, रटना नहीं है, बहुत आसान है। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अपने अगले। तो बच्चों अब आप लोग देख रहे हैं जैसा कि मैंने स्थिति नंबर 3 ले ली है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है बच्चों, तो मैंने प्रतिबिंब बना दिया है, अवतल दर्पण है, ये यहाँ पर वक्रता केंद्र ले लिया, यहाँ पर इसका फोकस, यहाँ पर इसका ध्रुव, और
वक्रता केंद्र पर वस्तु ए बी रख दी है। अब हम लोग देखेंगे इसमें प्रतिबिंब कैसे बनाया जाए। तो काम वही करना है, वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और समांतर चलेगी तो कहाँ से होकर जाएगी बच्चों, मुख्य फोकस से होकर गई, इस तरीके से आई और ये ऐसी चली गई परावर्तन के पश्चात। दूसरी किरण बच्चों हम कहाँ से चलाएंगे, इसके मुख्य फोकस से, और जो फोकस से आती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें हम लोग देखेंगे कहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर कर रही हैं, तो यहाँ पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको हम मानते हैं बिंदु ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। इस प्रकार से वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। तो हमने क्या किया, वस्तु से एक किरण चलाई मुख्य अक्ष के समांतर, वो कहाँ से गई, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके। दूसरी कहाँ से चलाई, मुख्य फोकस से होकर, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर बिंदु ए डैश पर। अतः ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होगा। ये तो हो गई इसकी व्याख्या। अब बात करते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बना प्रतिबिंब, आप देख के बता सकते हैं कहाँ पर, सी पर, यानी कि वक्रता केंद्र पर। दूसरी बात, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब कैसा बना है, वस्तु के बराबर। आप देख सकते हैं वस्तु के बराबर। तीसरी बात है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब कैसा है, अभी भी वास्तव में मिल रही है, मुख्य अक्ष के नीचे है, मतलब वास्तविक एवं उल्टा। चौथी बात, दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति अभी भी दर्पण के सामने। तो लिख देंगे दर्पण के सामने। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से। बस इसको देख के ही हम ये चारों बातें बता सकते, हमें कोई भी बात रटने की आवश्यकता नहीं है। स्थिति नंबर 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित हो। हमने वस्तु मान ली है ए बी, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में इसको रख दिया है। हम अब नियम अप्लाई करेंगे, अपने जो प्रतिबिंब बनाने के नियम थे। पहला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर। तो फोकस से होकर आप इसको गुजार दीजिए, चली गई। दूसरा नियम लगाएं, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, चलो फोकस से गुजार देते हैं, ये फोकस से होके गई तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होनी है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर। ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो आपको दिख गया होगा कि यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब यहाँ पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये बिंदु होगा ए डैश, ये होगा बी डैश। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी क्या, वस्तु, और ये बन गया उसका प्रतिबिंब। व्याख्या कैसे करेंगे, हम लिखेंगे वस्तु से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा वस्तु से चलकर मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश पर काटती हैं, अतः ए डैश बी डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होगा। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर भी यही 4 बातें स्पष्ट करनी है। पहली बात, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बना प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र से इधर है, और इधर क्या है, अनंत, यानी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। तो हम लोग पहली बात लिख देंगे वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच।
के बीच में। दूसरी बात, प्रतिबिंब का आकार कैसा दिख रहा है? वस्तु ये है, प्रतिबिंब है, आप ही बता दीजिए। बड़ा दिख रहा है, स्वाभाविक है, तो लिख देंगे वस्तु से बड़ा। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब की प्रकृति। अभी भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा, वास्तव में मिल रही है, यानी वास्तविक और उल्टा। तो लिखेंगे वास्तविक एवं उल्टा। दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थिति। दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब अभी भी दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने। ठीक है बच्चों, तो हमारी ये होगा स्थिति नंबर 4। अब हम लोग तो बच्चों अब हमने नोट कर दिया स्थिति नंबर 5, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। आप देख सकते हैं चित्र, मैंने वस्तु को कहाँ पर रख दिया है? फोकस पर स्थित कर दिया है। अब इसमें हम लोग बनाएंगे कि किरण आरेख कैसे बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई किरण जाएगी तो वो कहाँ से होकर आएगी? वो आपको पता है अच्छे से कि मुख्य फोकस से होकर जाए। ठीक है बच्चों, ये चलेगी। अब दूसरी किरण हम जो मुख्य फोकस से होकर उसको पहुंचाते, वो इसमें नहीं जा सकती क्योंकि वस्तु ही मुख्य फोकस पर रखी है। अब हम इसमें यूज करेंगे किसका नियम? प्रकाशिक केंद्र। तो हम प्रकाशिक केंद्र से एक किरण अगर इस प्रकार से जाती, जो प्रकाशिक केंद्र से, थोड़ा दर्पण को और बड़ा कर लेते हैं, तो अब वक्रता केंद्र बच्चों, वक्रता केंद्र से जो जाएगी वो वापस उसी मार्ग से लौटेगी। क्या था? वक्रता केंद्र था, सॉरी। तो वक्रता केंद्र से जाएगी तो वापस भी उसी मार्ग से लौटेगी। तो इस प्रकार से ये जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि ये किरणें आसानी से यहाँ पर तो नहीं मिलने वाली, बहुत दूर आगे जाके लेकिन मिलेंगी अवश्य। तो जब मिलेगी तो बहुत दूर मिलेगी, यानी अनंत पर मिलेगी। प्रतिबिंब भी जब दूर मिलेंगी, जितने दूर उतने नीचे चली जाएंगी, तो प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बन जाएगा इस केस में। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जो वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर चली, वो कहाँ से होकर चली गई? फोकस से। दूसरी जो वस्तु से चली, कैसे? प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गई, वो वापस उसी मार्ग से वापस लौट आई। ये दोनों परावर्तित किरणें कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं? अनंत पर मिलेंगी, अतः प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी अनंत पर। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तव में मिलेंगी अभी भी, तो वास्तविक एवं उल्टा। और लास्ट है दर्पण के सापेक्ष, अभी भी दर्पण के सामने। तो ये हो जाएगा हमारा स्थिति नंबर 5। तो बच्चों हम लोगों ने कितनी स्थितियां देखी थी? स्थिति 6। तो हम चलते हैं अपनी आखिरी स्थिति। बच्चों अब हमने अपनी आखिरी स्थिति नोट कर दी है, जो है जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? फोकस तथा ध्रुव के बीच में। आप देख सकते हैं ये मेरी वस्तु है, मैंने इसको कहाँ पर स्थित किया है? फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित कर दिया है। अब इसमें मैं फिर से दोनों नियम लगाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें जब दो नियम लगाएंगे तो क्या होगा? तो हम कोई भी दो नियम लगा सकते हैं। तो हमें वो लगा सकते हैं, पहला तो अगर हम लगाएंगे कि वस्तु से अगर कोई प्रकाश की किरण चलती है, मानो इस प्रकार से चली, मुख्य अक्ष के समांतर गई। अगर वस्तु से कोई किरण प्रकाश की चलती है और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो क्या होता है? वो मुख्य फोकस से होकर चली जाती, इस प्रकार से जाएगी। दूसरी बात, अगर कहाँ से होके जाए? प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से हम कैसे जाएंगे? अगर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार जा रही है, जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है उसके, तो अब वापस जैसे गई थी वैसे ही वापस लौटेगी परावर्तन के पश्चात। तो ये इस तरीके से जाएगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये किरण नीचे जा रही है ऐसे, ये दोनों किरणें आपस में दूर दूर होती चली जा रही हैं।
तो ये दोनों किरणें कभी नहीं मिलने वाली आगे। तो अब इनको करते क्या हैं, ये पीछे जाके अगर हम देखें तो ये पीछे मिलती हुई हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों किरणें यहाँ कहीं यहाँ से आ रही हैं। तो यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, तो हम इसको कहते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है आभासी बनेगा A डैश B डैश। तो बच्चों ने जो बात की थी आभासी प्रतिबिंब की वो यही है। अब हमें ये वास्तव में कभी मिलनी नहीं है, तो जब हम यहाँ से देखते हैं तो हमें लगता है कि ये किरणें यहाँ से चल के आ रही हैं। तो जहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं, जहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, वो बिंदु होगा इनका आभासी प्रतिबिंब। आभासी क्यों? क्योंकि वास्तव में नहीं काट रही हैं, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो अब ये हो जाएगी हमारी आखिरी स्थिति। तो इसमें हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। प्रकाश से केंद्र से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने रास्ते से वापस लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु A डैश पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, अतः A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब होगा। तो पहली प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे सीधा हो जाएगा। अगला प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा। अगला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी या काल्पनिक। तो आभासी है और मुख्य अक्ष के ऊपर है, मतलब आभासी एवं सीधा। अगला है दर्पण के सापेक्ष, तो हमने लिख ही दिया है दर्पण के कहाँ बन रहा है, इसमें पीछे। तो लिख देंगे दर्पण के पीछे। ठीक है बच्चों, तो आज हमने अवतल दर्पण की जो जितनी संभव स्थितियां हो सकती थी हर जगह पर वस्तु को अलग अलग स्थिति में रख के देखा और देखा कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बना। अब यदि आपने नोट किए हैं तो आप अपनी नोटबुक में सभी को ध्यान से देखिए एक बार। जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब फोकस पर था। हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा तो प्रतिबिंब हो गया फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। हम इसको और इधर लाए तो प्रतिबिंब और इधर लाए तो और इधर लाए तो और इधर, फोकस तक। जब फोकस से इधर लाए तो प्रतिबिंब हो गया आभासी दर्पण के पीछे बनने लगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि किस प्रकार से ये हो रहा है। आज हम लोग, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक एक चीज़ इसकी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, और आपसे सभी किरण आरेख बनाते बनने चाहिए। पूछता है एग्जाम में, हाई स्कूल में पूछता है कि इस वस्तु जब यहाँ पर स्थित हो तो उसका किरण आरेख बनाकर व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या भी करनी है और साथ में महत्वपूर्ण बिंदु भी लिखने हैं हमें। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने खत्म किया है क्या, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अच्छा बच्चों, इसके उदाहरण होते हैं, तो हमने उदाहरण में क्या मतलब इसके उपयोग की बात करें कि कहाँ उपयोग होंगे सर अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में हमने एक चीज़ देखी कि अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखे तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा बनता है। इसलिए इसके जो उपयोग होंगे, क्या होंगे बच्चों, उपयोग। तो पहला उपयोग होगा जब छोटी वस्तु को बड़ा देखना होगा तो हम वस्तु के नज़दीक लेके जाएंगे अवतल दर्पण को, तो हम छोटी वस्तु कैसी दिखेगी उसमें बड़ी। तो जो नाई लोग होते हैं तो वहाँ पर जो दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, हम लोग जो पर्सनली दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग करते हैं वो कौन सा करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो पहला लिख सकते हैं हम दाढ़ी बनाने के लिए। दूसरा बच्चों उपयोग होता है इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष के समान जो भी किरणें आएंगी इसमें प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं कि सभी जितनी भी किरणें का समांतर किरण पुंज आ रहा है तो वो एक जगह फोकस पर केंद्रित हो जाएगा। तो जो हमारी सौर भट्टियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पर सूर्य के प्रकाश से जब किसी चीज़ को गर्म करना होता है, सोलर कुकर होता है, तो वहाँ पर प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है।
तो कहाँ पर किया जाता है? और सौर भट्टियों में। ठीक है बच्चों, प्रकाश को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए, ताकि जब प्रकाश एक जगह पर केंद्रित होगा तो भट्टी जल्दी गर्म हो पाएगी। ठीक है बच्चों, तो कल देखना मत भूलिएगा, कल हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं और उसके उपयोग क्या क्या हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आगे पढ़ाता रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिए, ताकि सब लोग इस चीज़ को समझ सकें, कोई पीछे ना रह जाए। लॉकडाउन के समय में भी सभी की पढ़ाई इसी प्रकार लगातार चलती रहे। थैंक यू बच्चों।